सो सबसे पहली बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलॉजिज्म्स? सिलॉजिज्म का मतलब बेटा क्या होता है? इन्फ्रेंसेस ड्रॉन फ्रॉम गिवन स्टेटमेंट्स। आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हुए होंगे और उनके बेस पे कुछ कंक्लूजन दिए हुए होंगे। आपको ये पता लगाना पड़ता है कि भाई इन स्टेटमेंट से कौन सा कंक्लूजन सही है, तो उसमें लॉजिकली सोच के हमें कंक्लूजन पे पहुंचना पड़ता है। ठीक है, सो इन्फ्रेंस का मतलब कंक्लूजन। तो आपको क्या दिया जाएगा? स्टेटमेंट। कितने स्टेटमेंट दिए जाएंगे सर? 2, 3, 4, मैक्सिमम 4 तक देता है। 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है। कितने कंक्लूजन देगा? वो भी 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है। ठीक है, तो हमें कुछ स्टेटमेंट देगा, कुछ कंक्लूजन देगा, हमें बताना है कि कौन से कंक्लूजन्स सही हैं। दिस इज एंटायरली व्हाट वी विल डू इन दिस चैप्टर, और यही सिलॉजिज्म का मतलब। ठीक है, तो हम इसको शॉर्ट में सिलॉग्स प्रॉब्लम बोलेंगे, सिलॉग्स। ठीक है, सो व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सिलॉग्स प्रॉब्लम? कैसी दिखती है सिलॉग्स प्रॉब्लम? ऐसी दिखती है, ऑल ए आर बी, इस तरीके के स्टेटमेंट आपको नजर आएंगे। भले वो स्टेटमेंट हो या कंक्लूजन हो, दोनों में आपको इस तरीके की चीजें नजर आने वाली। ठीक है, अब इसके किसी भी सिलॉग्स प्रॉब्लम के 4 पार्ट्स होते हैं। किसी भी सिलॉग्स प्रॉब्लम के 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पहला पार्ट जो बेटा यहाँ लिखा है ऑल, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटिफायर। क्या नाम देते हैं इसको अपन? क्वांटिफायर। क्वांटिफायर मतलब क्या हुआ? जो क्वांटिटी बताता हूं। जैसे ऑल क्या बताता है? कि सारे। सम क्या बताता है? कुछ। नो क्या बताता है? कोई भी नहीं। ऐसे ये सब क्या बताते हैं? क्वांटिटी बताते हैं। तो पहला पार्ट आपको क्या बताएगा? क्वांटिटी बताएगा। किसकी क्वांटिटी बताएगा? दूसरे पार्ट की। दूसरा पार्ट क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। ऑल ए, सारे ए, सम ए, कुछ ए, किसकी क्वांटिटी बता रहा है? दूसरे पार्ट की। तो जिसकी क्वांटिटी बताता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, ऑल क्वांटिफायर ए सब्जेक्ट। तीसरा पार्ट क्या आ रहा है? आर। अब यहां पे आर भी आ सकता है, इज भी आ सकता है। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कॉप्यूला। क्या बोलते हैं? कॉप्यूला। ठीक है, कॉप्यूला कैन बी इज और आर। ठीक है, वो अभी उस पर और आते हैं, तो कॉप्यूला बोलते हैं तीसरे पार्ट को। मतलब बेसिकली ये तो कनेक्टिंग वर्ड है कि भाई इसको और इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, तो कॉप्यूला से कनेक्ट करेंगे। चौथा जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। चौथा पार्ट क्या है? प्रेडिकेट। जिस पे सब्जेक्ट का इफेक्ट पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। जैसे ऑल ए आर बी, यानी सारे ए क्या है? बी। तो ए का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? बी पे। सो दैट इज व्हाई बी इज नोन एज प्रेडिकेट, ए इज नोन एज सब्जेक्ट। जिसकी क्वांटिटी बताई गई है वो तो है सब्जेक्ट, जिस पे सब्जेक्ट का इफेक्ट पड़ रहा है वो है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्रेडिकेट को कौन कनेक्ट करता है? कॉप्यूला। आगे बात समझ में? सो दिस आर द 4 पार्ट्स ऑफ एनी सिलॉग्स प्रॉब्लम। अब इसमें बेटा ये जो पहला पार्ट है क्वांटिफायर, इसमें क्या क्या क्वांटिफायर हमारे सामने आ सकते हैं? तो ये सारे क्वांटिफायर्स हमारे सामने आ सकते हैं। बेसिकली हमें 4 कैटेगरी ऑफ क्वांटिफायर्स पढ़ना है, ऑल, सम, नो, सम नॉट। ये 4 कैटेगरी क्वांटिफायर्स की होती है। ठीक है, अब इनके डिफरेंट सिनोनिम्स हो सकते हैं। जैसे हर जगह जरूरी नहीं ऑल लिखो, ऑल की जगह लिख सकता है ईच, एवरी, एवरीवन, एनीवन। ये सब सिनोनिम्स हैं ऑल के। मतलब ऑल की जगह अगर मैं यहां लिख दूं एवरी ए इज बी, तो उसका मतलब भी वही हो, ऑल ए आर। ईच ए इज बी, यानी ऑल ए आर बी। एनीवन कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मतलब ऑल कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो बेसिकली आपको मैंने ये क्यों लिख के दिखा है कि अगर ये आपको दिखे तो आपको उनकी जगह क्या लिख लेना है? ऑल, ताकि तुम्हारे दिमाग में खाली 4 चीजें रहनी चाहिए। इसके नीचे जो जो भी सिनोनिम्स आ रहे हैं उनकी जगह उनको कॉपी कर दो। ठीक है, तो हम बात इन 4 की करेंगे। क्लियर है? सो ईच और एवरी, एनीवन, ये सब हो गए इसके सिनोनिम्स। फिर सम के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। ऑलमोस्ट, एटलीस्ट, मेनी, फ्यू। 0 से 100 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, बिटवीन 0 to 100, उसको हम क्या बोलेंगे? सम। जैसे मैं बोल दूं 99.99% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज स्मार्ट, तो हम इसकी जगह क्या बोल सकते हैं? सम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज स्मार्ट। 0 से 100 के बीच की कोई भी वैल्यू उठाओगे उसको सम ही बोलते हैं, भले वो 0.001% हो या 99.999%, उसको हम सम ही बोलते हैं। ठीक है, 0% होगा तो उसको क्या बोलेंगे? नो, कोई भी नहीं। 100% होगा तो उसको क्या बोलेंगे? ऑल, सारे। तो ऑल अलग कैटेगरी है, नो अलग कैटेगरी, इन दोनों के बीच में कौन है? सम। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। एटलीस्ट सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो भी सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। मेनी स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो भी सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। फ्यू स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो भी सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। इन सब का मतलब सम होता है, तो इसकी जगह कुछ भी देखोगे तो आपको सम लिखना है। ठीक है,
तीसरा नो, नो की जगह और क्या क्या हो सकता था, नन, नॉट अ सिंगल, नॉट अ सिंगल पर्सन कैन डू दिस जॉब, इसका मतलब क्या हुआ, नो वन कैन डू दिस जॉब, तो नो आ गया, राइट। नन ऑफ द ऑप्शंस इज करेक्ट, नो ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। सो इनकी जगह भी हम नो लिख सकते हैं, क्लियर है बेटा। और चौथा जो होता है सम नॉट, ये सबसे टिपिकल होता है, ठीक है, इसको हम बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे, इस पे पूरा फोकस करके इसको बाद में डिस्कस करेंगे। सम नॉट का जनरली कोई सिनोनिम नहीं होता, बट कई बार क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता है सम नेवर, सम नेवर लिखा है वो भी सम नॉट ही होता है, सम नेवर में कंफ्यूज नहीं होता। जैसे कोई तुम्हें ऐसा बोल दे, देखो इसको देखो, सम बॉयज कैन नेवर बी गर्ल्स, स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, सम बॉयज कैन नेवर बी गर्ल्स, कुछ लड़के कभी भी लड़कियां नहीं हो सकते। अब इसमें आ रहा है हो सकते, लेकिन एक्चुअल में तो श्योरिटी बोला हुआ है कि हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी बता रखी कि ऐसा हो सकता है। लेकिन बेटा अगर कोई मैं आपको ऐसा बोलूं कि कुछ लड़के कभी भी लड़की नहीं हो सकते, नेवर 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 इज श्योरिटी, ठीक है, लेकिन कैन क्या है, पॉसिबिलिटी, तो उसने दोनों मिक्स करके दे दी तो कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको कैसे पढ़ना है कि कुछ लड़के कभी भी लड़की नहीं हो सकते, मतलब कुछ लड़के कभी भी लड़की नहीं है, एक ही बात है। कभी भी नहीं हो सकता का क्या मतलब होता है कि कभी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कैन नेवर के साथ जब भी नेवर के साथ कैन आता है तो वो बेसिकली श्योरिटी हो जाता है, पॉसिबिलिटी नहीं रहता। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, सम बॉयज आर नॉट गर्ल्स, सम बॉयज आर नॉट गर्ल्स, ये लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये हमारे 4 क्वांटिफायर्स होते हैं। अब कॉपिला की बात करें, कॉपिला 2 तरीके के होते हैं। एक तो जब हमारे पास श्योरिटी बेस्ड कंक्लूजन, जैसे अभी जो मैंने बताया, श्योरिटी का मतलब क्या होता है बेटा कि सर्टन है, जैसे ऑल ए आर बी, तो ये क्या दिखाता है, श्योरिटी दिखाता है कि सारे ए बी हैं। अगर इसकी जगह मैं ऐसा लिख देता ऑल ए कैन बी बी, ऑल ए कैन बी बी, ऐसा लिख देता, तो अब ये श्योरिटी नहीं, अब ये बोल रहा है कि सारे ए बी हो सकते हैं, हो सकते हैं मतलब पॉसिबिलिटी। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन 2 तरीके के पूछे जा सकते हैं, जनरली श्योरिटी पूछेगा लेकिन पॉसिबिलिटी भी पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो अपन दोनों तरीके के करेंगे। अगर आपको श्योरिटी नजर आ रही है, मतलब इज या आर नजर आ रहा है, कॉपुला में क्या नजर आ रहा है, इज या आर, तो इसका मतलब श्योरिटी वाला कंक्लूजन। और अभी जो मैंने बताया कैन नेवर बी, कैन नेवर बी भी श्योरिटी ही बताता है, हालांकि यहाँ कैन लिखा है, लेकिन अभी मैंने समझाया ना कैन नेवर का मतलब श्योरिटी, ठीक है। तो ये 3 में से कुछ भी लिखा है तो श्योरिटी बेस्ड कंक्लूजन, तो उसमें वो वाली अप्रोच लगाएंगे, दोनों की अप्रोच अलग है। तो इसमें बेटा श्योरिटी बेस्ड अप्रोच लगाएंगे। पॉसिबिलिटी बेस्ड कब होता है, जब कैन भी हो, मे भी हो, माइट भी हो, कैन बी, मे बी, माइट बी, इन सब में क्या लगाते हैं, पॉसिबिलिटी बेस्ड अप्रोच। जैसे लिख दिया ऑल ए कैन बी बी, ऑल ए माइट बी बी, सम ए मे बी बी, तो ये सब पॉसिबिलिटी, श्योरिटी, ठीक है। दोनों की अप्रोच में फर्क क्यों, क्योंकि श्योरिटी वाला जो चीज है वो तो हमेशा ट्रू होना चाहिए, कभी भी गलत नहीं हो सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी वाला जो है वो कभी सही हो सकता है। हो सकता है कि भाई 100 में से 99 बार गलत हो जाए, लेकिन एक बार अगर सही है तो पॉसिबिलिटी करेक्ट होगी, ठीक है। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि एक चांस भी अगर सही है मतलब सही, जबकि श्योरिटी का मतलब होता है कि सारे चांस सही होने चाहिए, समझे। तो इसको बेसिकली तुम ऐसे समझना, हालांकि इस पे बाद में डिस्कस करेंगे, इसको ऐसे समझना कि जैसे आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, अब उसमें आपको 4 पेपर दे, राइट। इफ यू क्लियर ऑल द पेपर्स तभी आप पास हो गए, भले आपके 3 पेपर में 100 आ गए, 100% आ गए, और चौथा पेपर में आप फेल हो गए, तो इसका मतलब आप फेल करार दिए जाओगे कि नहीं दिए जाओगे, यू हैव टू रिपीट द अटेम्प्ट, राइट। तो वही बात है कि भाई श्योरिटी वाले का क्या मतलब होता है कि अगर कोई बंदा है वो सीए फाउंडेशन का एग्जाम लिख रहा है, उसको 4 पेपर देने, उसने पहला पेपर दिया, वो पास हो गया, तो अब वो कौन सा पेपर देगा बेटा, दूसरा, फिर दूसरे में पास हो गया, कौन सा देगा, तीसरा, तीसरे में पास हो गया तो कौन सा देगा, चौथा, चौथे में भी पास हो गया, तो इसका मतलब वो पास हो गया। मतलब इस बंदे को सारे एग्जाम में पास होना जरूरी है, श्योरिटी बेस्ड वाला सारे एग्जाम में पास होना चाहिए। एग्जाम क्या है वो अभी आगे डिस्कस करें। पॉसिबिलिटी वाला जो है उसके बारे में क्या बोल सकते हैं, पॉसिबिलिटी वाला जो बंदा है वो एक वीआईपी स्टूडेंट है, उसके लिए ये सुविधा दे रखी है भाई कि आईसीआई ने ये सुविधा दे रखी है भाई तू तो एक एग्जाम कोई भी एक पेपर पास कर ले तो भी तेरे को पास ना हो, ठीक है। तो इस बंदे को क्या है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारे पेपर इसको एक साथ दे दिए, राइट। अब इसने जो है वो कोई भी एक पेपर अगर पास कर लिया तो इसको हम पास बोलते हैं। तो इस बंदे और इस बंदे में फर्क समझ गए, इसको एक कोई भी एक पास करना और इसको सारे पास करना। जब तक ये सारे पास नहीं करेगा ये कंक्लूजन सही नहीं होगा, और जब तक, और ये अगर कोई भी एक पास कर लेगा तो ये कंक्लूजन सही हो जाएगा। इज दैट ओके?
ठीक है, तो ये बेसिक अप्रोच में फर्क हमेशा समझ के रखना। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, ये जो अभी आपको समझा है उस पर बेस कुछ एग्जांपल्स लिखे, इनको देख लो एक बार। ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट, ठीक है, इट्स अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ ऑल विद आर। मतलब ये कैसा कैसा स्टेटमेंट हुआ बेटा, श्योरिटी बेस्ड स्टेटमेंट हुआ, ऑल आर, ठीक है। इसमें कॉपुला कौन हुआ, आर, आर तो हो गया कॉपुला। क्वांटिफायर कौन हुआ, ऑल। सब्जेक्ट कौन हुआ, बॉयज। प्रेडिकेट कौन हुआ, इंटेलिजेंट। ये हो गया, ठीक है। एटलीस्ट सम बॉयज आर लेजी, अब याद करो एटलीस्ट सम का मतलब हमारे लिए क्या होता था, सम ही होता था, ठीक है। तो सम क्या हुआ हमारा, क्वांटिफायर। बॉयज क्या हुआ, सब्जेक्ट। आर क्या हुआ, कॉपुला। लेजी क्या हुआ, प्रेडिकेट, ठीक है। नॉट अ सिंगल गर्ल इज डल, नॉट अ सिंगल, अब नॉट अ सिंगल हमारे लिए क्या होता था बेटा, नो। नॉट अ सिंगल हमारे लिए नो हो जाता था, और नो हमारे लिए क्या बन गया, क्वांटिफायर। गर्ल क्या बन गई, सब्जेक्ट। इज क्या बन गया, कॉपुला। डल क्या बन गया, प्रेडिकेट। अभी तक सब श्योरिटी बेस्ड है क्योंकि कॉपुला में इज और आ रहा है। अब नेक्स्ट वाला देखो, सम। सम क्या हो गया मेरा, क्वांटिफायर। बॉयज क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है। कैन नेवर बी, अब कैन नेवर बी में कैन पढ़ के मत सोच लेना कि कॉपुला जो पॉसिबिलिटी बेस्ड हो गया, नहीं। कैन नेवर बी का मतलब क्या होता था बेटा, आर नॉट। कैन नेवर बी का मतलब आर नॉट, ठीक है। तो ये सम नॉट हो गया, तो यहाँ पे क्वांटिफायर कौन हुआ, सम नॉट हुआ, सम नहीं हुआ। यहाँ पे क्वांटिफायर हुआ सम नॉट, सम नॉट क्वांटिफायर, ठीक है। तो घुमा के पूछा हुआ, सम बॉयज कैन नेवर बी गर्ल्स, यानी सम बॉयज आर नॉट गर्ल्स, तो सम नॉट हो गया मेरा क्वांटिफायर। बॉयज हो गया मेरा सब्जेक्ट, ठीक है। और कॉपुला क्या हो गया, आर, ये हो गया कॉपुला। और प्रेडिकेट कौन हो गया, गर्ल्स, ठीक है। लास्ट वाला क्या लिखा देखो, ऑल बॉयज बीइंग गर्ल्स इज अ पॉसिबिलिटी। अब यहां तो वर्ड ही लिख दिया पॉसिबिलिटी, मतलब डेफिनेटली ये पॉसिबिलिटी बेस्ड कंक्लूजन, बाकी सारे श्योरिटी वाले, लेकिन ये पॉसिबिलिटी बेस्ड कंक्लूजन। तो ऐसे दिया जाएगा, ऑल बॉयज, ऑल क्या हो गया, क्वांटिफायर। बॉयज क्या हो गया, सब्जेक्ट। बीइंग गर्ल्स, बीइंग गर्ल्स, गर्ल्स क्या हो गया, प्रेडिकेट, इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपुला कौन हुआ, बीइंग, ये कॉपुला हो गया। ऑल गर्ल्स बीइंग, सॉरी, ऑल बॉयज बीइंग गर्ल्स इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल हो गया क्वांटिफायर, बॉयज हो गया सब्जेक्ट, बीइंग हो गया, बीइंग अ पॉसिबिलिटी, बेसिकली बीइंग अ पॉसिबिलिटी, ये पूरा क्या कहलाएगा, कॉपुला, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी दिखाता है। जो भी श्योरिटी या पॉसिबिलिटी दिखाता है वो कॉपुला होता है, ठीक है। एंड गर्ल्स क्या हो गया, प्रेडिकेट। इस तरीके के स्टेटमेंट्स आपको क्वेश्चंस में नजर आएंगे, ठीक है बेटा। तो ये बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि ये हर सवाल में लैंग्वेज आने वाली है, तो अगर ये क्लियर नहीं है तो हर सवाल में फंसेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, कोई भी सिलॉक्स प्रॉब्लम अगर हमारे सामने आती है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है तो हमने समझ लिया, ठीक है। अब इसके बाद अपने को ये समझना है कि भाई अगर वो प्रॉब्लम हमारे सामने आई तो उसको सॉल्व कैसे करना है। तो सॉल्व करने के लिए कुछ टेक्निक्स हमारे पास हैं, लेकिन उन टेक्निक्स पे जाने से पहले वी मस्ट नो बेसिक थिंग विच इज वेन डायग्राम, क्योंकि यही वो चीज है जो हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाएंगे, ठीक है। तो वेन डायग्राम होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं। वेन डायग्राम इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है। अगर आपने मैथ्स में ऑलरेडी पढ़ लिया सेट थ्योरी तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ रखा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट किसको बोलेंगे, हमारे केस में सेट किसको बोलेंगे, सब्जेक्ट या प्रेडिकेट। जैसे ऑल ए आर बी, तो ए क्या हुआ, एक सेट हुआ। ऑल ए आर बी मतलब बी भी क्या हुआ, एक और सेट हुआ। तो ए और बी ये दोनों सेट्स कहलाएंगे, ठीक है। हर सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल से। हर सेट हमारे लिए एक सर्कल की तरह दिखेगा, और उन सर्कल्स को अरेंज करने का तरीका क्या कहलाता है, वेन डायग्राम, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल सपोज स्टेटमेंट होता है ऑल बॉयज आर गर्ल्स, अब मेरे को इसको वेन डायग्राम में बताना है, मतलब डायग्रामेटिकली बताना है। तो मेरे लिए बेटा बॉयज का एक सर्कल बनेगा, उसको मैं बी बोल देता हूँ। गर्ल्स का एक सर्कल बनेगा, उसको मैं जी बोल देता हूँ, ठीक है। मेरे को क्या दिखाना है अपने डायग्राम में कि सारे बॉयज शुड बी गर्ल्स, मतलब क्या दिखाना है। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, जो सिलॉक्स की प्रॉब्लम होती है इसमें ऐसे ऊटपटांग स्टेटमेंट ही आएंगे, इनको लॉजिकली, इनको इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से मत समझना या लॉजिकली मत समझना कि ऑल बॉयज आर गर्ल्स तो हो ही नहीं सकता, ऐसे नहीं होता। इसमें कुछ भी लिखेगा, लेकिन जो लिखा है उसके हिसाब से कंक्लूजन निकालना, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑल बॉयज आर गर्ल्स का मतलब क्या हुआ बेटा कि अगर मैं जैसे बॉयज का सर्कल ये बना, मान लो ये बॉयज का सर्कल, ठीक है, एक सर्कल बॉयज के लिए रिप्रेजेंट किया, तो फिर गर्ल्स का सर्कल ऐसे बनना चाहिए, क्योंकि ऑल बॉयज आर गर्ल्स, मतलब बॉय का सर्कल किसके अंदर आना चाहिए, गर्ल के अंदर, तभी तो हम ये बोलेंगे ऑल बॉयज आर गर्ल्स।
सारे के सारे बॉय गर्ल के अंदर है, इसका मतलब ऑल बॉयज आर गर्ल्स। अगर मैं ऐसा बना दूं, क्या मैं ऐसा बना सकता हूं, गर्ल्स इधर बॉयज इधर, क्या ये सही है? इसको अगर मैं पढ़ूंगा तो मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या है कि ऑल गर्ल्स आर बॉयज, सारे गर्ल्स बॉयज के अंदर, दैट इज रॉन्ग। उसने ये नहीं बोला, उसने बोला ऑल बॉयज आर गर्ल्स। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ऑल इंटेलिजेंट आर स्टूडेंट्स। ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट मतलब ऑल इंटेलिजेंट आर स्टूडेंट्स इज नॉट ट्रू, क्योंकि इंटेलिजेंट तो एक बड़ा सेट है, उसके अंदर बहुत सारे लोग आ सकते हैं, उसमें से कुछ लोग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, लेकिन सारे स्टूडेंट्स डेफिनेटली कैसे हैं, इंटेलिजेंट, राइट। तो इसलिए जितना क्वेश्चन में बोला है उतना ही वेन डायग्राम में दिखना चाहिए। सो दिस इज द करेक्ट वेन डायग्राम, दिस इज द रॉन्ग वेन डायग्राम। समझ आई वेन डायग्राम कैसे दिखाएगा हमें चीजें, ठीक है। हर सेट को एक सर्कल बनाओगे और फिर जैसा लिखा है वैसा डिपिक्ट करोगे। सो दिस इज द वेन डायग्राम व्हिच वी ड्रॉ फॉर ऑल, ठीक है। अभी इसमें आगे और देखेंगे और क्या क्या बन सकते हैं। दूसरा देखो, सम बॉयज आर गर्ल्स। अब सम बॉयज आर गर्ल्स का मतलब बॉयज का जो सर्कल है उसमें से कुछ गर्ल्स के सर्कल के साथ इंटरसेक्ट करना चाहिए, यही मतलब होता है। तो अगर मैं बॉयज का सर्कल ऐसे बना दूं और गर्ल्स का सर्कल ऐसे बना दूं, तो क्या ये बात सही, ये स्टेटमेंट सही हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है वो वाला पोर्शन हो गया जिसमें सम बॉयज आर गर्ल्स। बॉयज का कुछ पोर्शन गर्ल्स के पोर्शन से इंटरसेक्ट करता है। सो दिस इज व्हाट इज दिस वेन डायग्राम शोइंग। सो दिस इज द करेक्ट वेन डायग्राम। समझ में आई बेटा, ठीक है। तीसरा है नो बॉय इज गर्ल। मैं चारों क्वांटिफायर्स के लिए बना के बता रहा हूं। नो बॉय इज गर्ल, नो बॉय इज गर्ल का मतलब बॉय का कोई भी पोर्शन गर्ल से इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, तभी तो नो बॉय इज गर्ल आएगा। तो फिर तो सिंपल सी बात है भाई, बॉय का सर्कल ये बना दिया, गर्ल का सर्कल ये बना दिया, कुछ भी इंटरसेक्शन है ही नहीं, कुछ भी इंटरसेक्शन है ही नहीं, मतलब नो बॉय इज गर्ल। अच्छा, नो बॉय इज गर्ल का मतलब नो गर्ल इज बॉय भी होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है भाई। जैसे यहाँ पे मैंने बोला ऑल बॉयज आर गर्ल्स, तो मैंने बोला था इसका मतलब ये नहीं है दैट ऑल गर्ल्स आर बॉयज, मैंने यही बोला। क्यों नहीं है वो समझा दिया आप, ये गलत मतलब देता है, ठीक है। सम बॉयज आर गर्ल्स का मतलब ये होगा कि नहीं होगा दैट सम गर्ल्स आर बॉयज। जरा देखो इस वेन डायग्राम को, क्या इस वेन डायग्राम को देख के मैं ये भी बोल सकता हूं दैट सम गर्ल्स आर बॉयज? बिल्कुल बोल सकता हूं भाई, गर्ल्स का भी तो कुछ पोर्शन बॉयज से इंटरसेक्ट करता है, लेकिन इस वाले वेन डायग्राम को देख के मैं ये तो नहीं बोल सकता, इसीलिए ये गलत है, लेकिन ये सही है। तो सम बॉयज आर गर्ल्स का मतलब सम गर्ल्स आर बॉयज भी होता है। नो बॉयज गर्ल का वेन डायग्राम ये है। क्या इस वेन डायग्राम को देख के हम ये भी बोल सकते हैं दैट नो गर्ल इज बॉय? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि गर्ल और बॉय में कुछ भी कॉमन नहीं है। सो नो बॉय, नो गर्ल इज बॉय या नो बॉय इज गर्ल एक ही बात है। तो इसका मतलब ये डेफिनेटली निकलता है, इसका मतलब ये डेफिनेटली निकलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं निकलता है। क्लियर है? चौथा, सम बॉयज आर नॉट गर्ल्स, ये सम नॉट वाला आ गया। अब सम बॉयज आर नॉट गर्ल्स का वेन डायग्राम जो बनेगा वो सम जैसा ही बनेगा। कैसे? जैसे मैंने ये सम मैंने बॉयज का बनाया, फिर ये मैंने गर्ल्स का बनाया, दोनों में कुछ इंटरसेक्शन दिखा दी, ठीक है। मेरे को चाहिए सम बॉयज आर नॉट गर्ल्स, यानी मेरे को ये दिखाना है कि कुछ बॉयज में गर्ल्स का पोर्शन कॉमन नहीं है। तो बेटा वो कौन सा वाला पोर्शन हुआ? इसको अगर अपन बी नाम दे दें, तो ये वाला पोर्शन अगर मैं शेड कर दूं, ध्यान से देखो, ये वाला पोर्शन शेड कर दूं, तो ये वाला पोर्शन मेरे को क्या दिखाता है? सम बॉयज आर नॉट गर्ल्स दिखाता है कि नहीं दिखाता है भाई? ये बीच वाला तो क्या दिखाता है? सम बॉयज आर गर्ल्स। तो ये क्या दिखाता है? सम बॉयज आर नॉट गर्ल्स। बॉयज में से कुछ हिस्सा ऐसा है जो गर्ल्स के इंटरसेक्ट नहीं करता। तो ये वाला शेडेड पोर्शन, वेन डायग्राम सेम है लेकिन शेडेड पोर्शन अलग, वहां पे वो शेडेड पोर्शन दिखा रहा है, यहाँ पे ये शेडेड पोर्शन दिखा रहा है। समझ आई बात? ठीक है। अब क्या इसका मतलब ये निकला दैट सम गर्ल्स आर नॉट बॉयज? हमेशा ध्यान रखना, इसका मतलब ये तभी निकलेगा जब इस वेन डायग्राम से ये चीज आ रही। तो क्या इस शेडेड पोर्शन से मैं ये बता सकता हूं सम गर्ल्स आर नॉट बॉयज? नहीं बता सकता। इससे मैं यही बता सकता हूं दैट सम बॉयज आर नॉट गर्ल्स। अगर मेरे को चाहिए सम गर्ल्स आर नॉट बॉयज, तो फिर तो ये वाला शेडेड होना चाहिए था ना, फिर ये वाला शेडेड होना चाहिए था, लेकिन अभी तो मेरे पास वो वाला शेडेड है। इसका मतलब ये नहीं होता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, ऑल और सम नॉट रिवर्स नहीं किए जा सकते, लेकिन सम और नो रिवर्स किए जा सकते हैं। रिवर्स किए जा सकते हैं मतलब समझ गए, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट और प्रेडिकेट को सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। समझ में आई बेटा? सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ वेन डायग्राम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना जल्दी जल्दी बना पाओगे। तो मैंने चारों बेसिक क्वांटिफायर्स के बना के आपको दिखा दिए। कहीं भी ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं तो हमें ये वाला वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें 3 स्टेटमेंट लिखे। अभी तो हमने एक एक स्टेटमेंट का बनाया। अब मान लो क्वेश्चन में तो भाई 3 स्टेटमेंट भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, तो सबका मिला के एक साथ वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं? ये थोड़ी कि हर एक का अलग अलग बनाएंगे। जब 3 स्टेटमेंट आ गए तो सबको कंबाइंड बनाना है। तो जैसे ये 3 स्टेटमेंट, अब मेरे को इनका कंबाइंड वेन डायग्राम बनाना है। देखो ध्यान से, ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, सम फ्रूट्स आर विटामिन्स, नो विटामिन इज प्रोटीन। सपोज ये 3 स्टेटमेंट मैंने लिए, मेरे को इनका वेन डायग्राम बना के और आंसर निकालना होगा जो भी, ठीक है। अभी तो वेन डायग्राम बना रखा है। तो बेटा ध्यान से देखो, फ्रूट्स को एफ बोल देते हैं, या हाँ फ्रूट्स को एफ बोल दिया, और वेजिटेबल्स को वीई बोल दिया, और विटामिन्स को वी बोल दिया, ठीक है, और प्रोटीन को पी बोल दिया। कुछ नाम दे दिया इन सबको, ठीक है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, ऑल वाला आ गया। ऑल में याद है क्या करना था? जो पहले लिखा है उसको इस वाले के अंदर डालना है। तो ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, यानी वेजिटेबल्स के अंदर फ्रूट्स आएगा, ठीक है। तो देखो क्या आएगा बेटा, ऐसा आएगा। ये हो गया तुम्हारा फ्रूट्स एफ, ये हो गया तुम्हारा वेजिटेबल्स वीई। देखो ध्यान से, फर्स्ट स्टेटमेंट सेटिस्फाइड और नॉट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, सम फ्रूट्स आर विटामिन्स। अब क्या करना है अभी? फ्रूट्स यानी एफ, विटामिन्स एक नया वेन डायग्राम, नया सर्कल आएगा। तो कुछ फ्रूट्स का विटामिन से इंटरसेक्शन दिखाना है, कुछ फ्रूट्स का विटामिन से इंटरसेक्शन दिखाना है, ये बात, ठीक है। तो कुछ फ्रूट्स का विटामिन से इंटरसेक्शन दिखाना है, तो ऐसा कुछ बना। अब ये मत सोचना सर आपने इतना बड़ा क्यों बनाया, छोटा बना दे। छोटा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इतना सा बना दो, इसके बाहर मत ले जाओ। आप और बड़ा इतना भी बड़ा बना सकते हो जिसमें ये पूरा इसके साथ इंटरसेक्ट कर जाए, तो वो तो ठीक है, दैट इज ओके, राइट। हमें इतनी सी बात दिखानी कि भाई एफ और बी में कुछ इंटरसेक्शन होना चाहिए, बस। अब इसको कितना बड़ा बनाते हो तुम्हारे ऊपर, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑलराइट। फिर बोलता है तीसरा, सेकंड स्टेटमेंट हो गया। तीसरा बोलता है नो विटामिन इज प्रोटीन। अब देखो ये विटामिन का सर्कल है और नो आ गया। नो मतलब ऐसा बनाना, डिसजॉइंट बनाना। तो अब विटामिन और प्रोटीन में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, तो फिर प्रोटीन ऐसे बना दूं। क्या ये वेन डायग्राम सब कुछ दिखा देता है, जो जो हमें बातें बोली हुई? बिल्कुल दिखा देता है, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट वेन डायग्राम फॉर दीज 3 स्टेटमेंट्स। ये 3 स्टेटमेंट लिखे हैं, तो ये वेन डायग्राम हम बनाएंगे, और अब इस वेन डायग्राम के बेसिस पे हम आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। बस यही तरीका लगाना है हर क्वेश्चन। अब इस चीज को जल्दी करने के लिए कुछ टेक्निक सिखाऊंगा, वो सीखनी, लेकिन पहली चीज क्या समझनी है? वेन डायग्राम। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, वेन डायग्राम 2 टाइप के होते हैं। अभी हमने देख लिया वेन डायग्राम कैसे बनाया जाता है। अब जब हम क्वेश्चंस करने जाएंगे तो मैंने आपको बोला था 2 तरीके के कंक्लूजन्स आ सकते हैं, श्योरिटी बेस्ड और पॉसिबिलिटी बेस्ड। उन दोनों टाइप के सवालों को करने के लिए हमें 2 तरीके के वेन डायग्राम चाहिए होते हैं। पहला होता है बीवीडी, दूसरा होता है एवीडी। बीवीडी का मतलब बेसिक वेन डायग्राम, जो अभी हमने बनाए थे, जो हमने अभी बनाए थे वो बेसिक वेन डायग्राम कहलाते हैं, बीवीडी, जो कि उतनी ही बात दिखाते हैं जितनी क्वेश्चन में दे रखी है, ओनली व्हाट इज गिवन। वो वेन डायग्राम सिर्फ क्या दिखाता है? जितना क्वेश्चन में दे रखा है, ऑब्वियसली उतना ही हम बनाएंगे, ठीक है। एवीडी का मतलब क्या होता है बेटा? ऑल्टरनेट वेन डायग्राम। ऑल्टरनेट वेन डायग्राम मतलब उसी वेन डायग्राम के और क्या क्या वेन डायग्राम्स पॉसिबल हैं, पॉसिबल हैं। तो ये एवीडी तो बेटा जरूरत ही तब पड़ेगी जब हमें पॉसिबिलिटी बेस्ड कंक्लूजन की बात आई, ठीक है। तो एवीडी क्या दिखाता है? एक्स्ट्रा डिटेल्स दिखाता है, मतलब जितना सवाल में दिया उसके अलावा अगर क्या क्या चीज हमारे पास आ सकती है वो दिखाता है एवीडी। तो 2 तरीके के वेन डायग्राम होते हैं, बेसिक वेन डायग्राम, ऑल्टरनेट वेन डायग्राम, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मैं चारों के लिए बना के बता रहा हूं आपको एवीडीज क्या क्या बनेंगे। जैसे पहला वाला ले रहा हूं, ऑल एआरबी, पहला क्वांटिफायर ऑल लिया। अब ऑल एआरबी का बीवीडी हमने अभी बनाया था, ऐसा था ए बी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा इसका एवीडी कैसे बन सकता है? तो एवीडी बनाने के लिए मेरे को एक्स्ट्रा डिटेल दिखानी है, मतलब ये जो आ रहा है वो तो आना ही चाहिए, एक्स्ट्रा क्या आ सकता है? तो उसके लिए बेटा इस ए के सर्कल को मैं खोल सकता हूं, इस ए के सर्कल को मैं बड़ा कर सकता हूं। कितना बड़ा कर सकता हूं? जहां तक कि बी की डोमेन आ रही है। कितना बड़ा कर सकता हूं? जब तक कि बी से कोइंसाइड नहीं कर जाए, ठीक है। तो इसको मैंने खोल दिया तो ए और बी बराबर होगा। अब जैसे ये वाला वेन डायग्राम आ गया, एक ही सर्कल बन गया जिसमें ए और बी सेम है। अब अगर आप इस स्टेटमेंट को यहां पे एनालाइज करो कि ऑल ए आर बी सही है या नहीं, तो बिल्कुल सही है भाई, डेफिनेटली इस स्टेटमेंट में भी तो ऑल ए आर बी सही है। अगर ए और बी दोनों सेम सर्कल है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं ऑल ए आर बी? बिल्कुल बोल सकता हूं। ऑफ कोर्स मैं ये भी बोल सकता हूं ऑल बी आर ए,
अब तो मैं ये भी बोल सकता हूँ ऑल बी आर, लेकिन क्या वो क्वेश्चन में दे रखा है? नहीं। तो ये मेरे को क्या दे रहा है? एक्स्ट्रा डिटेल्स दे रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि दिस इज द करेक्ट वेन डायग्राम, दिस इज एन ऑल्टरनेट वेन डायग्राम। मतलब अगर कोई आपको ये स्टेटमेंट देता है तो उसका वेन डायग्राम ये भी पॉसिबल है, एक पॉसिबिलिटी ये भी होगी, ठीक है। बेसिक वेन डायग्राम यही रहेगा जो कि उतनी बात बोल रहा है जितनी सवाल में दी है, लेकिन उसमें हम क्या कर सकते हैं, ए को खोल सकते हैं, खोल के बी के बराबर बना सकते हैं, ताकि ऑल बी आर ए भी सही हो सकता है। समझ आई? श्योरिटी क्या हुई? ऑल ए आर बी। पॉसिबिलिटी क्या हुई? ऑल बी आर, ऑल बी कैन बी ए। समझ रहे हो? श्योरिटी क्या है? ऑल ए आर बी। पॉसिबिलिटी क्या है? ऑल बी कैन बी ए। वो यहां से लिखता है। पॉसिबिलिटी देखने के लिए हमें एबीडी बनाना पड़ता है। तो बेटा जहां भी तुम्हें दिख रहा सर्कल आ रहे हैं उनको तुम खोल सकते हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली खोल सकते हो मतलब उतना ही खोल सकते हो जितना इसको सही करता हो। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि जो एबीडी बनाया वो इसको ही गलत कर दे, फिर तो वो गलत हो गया, ठीक है। सेकंड देखो सम ए आर बी। अब इससे ज्यादा तो कुछ बन नहीं सकता इसमें एबीडी। सेकंड सम ए आर बी। सम ए आर बी का बीबीडी हमने ये बनाया, ठीक है। अब अगर मैं बेटा इसका एबीडी बनाने जाऊं तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि भाई इस सर्कल को खोलना चालू करते हैं। अब मान लो मैं इस सर्कल को खोलना चालू करूं और एक पोजीशन ऐसी आ जाए जब ए के अंदर भी आ जाए। इसको मैं खोलता गया, बड़ा करता गया, करता गया, करता गया, करता गया, तो एक पोजीशन आएगी ना जब ए के अंदर भी आ जाए, तो ये वाली पोजीशन आएगी। सो दिस इज एन ऑल्टरनेट वेन डायग्राम ऑफ द सेम वेन डायग्राम। इसी का एक ऑल्टरनेट वेन डायग्राम ये है। अब अगर तुम इस स्टेटमेंट को यहां ढूंढोगे सम ए आर बी, तो क्या ये बात सही है यार? डेफिनेटली सही है भाई। ए के अंदर कौन आ रहा है? बी। तो डेफिनेटली कुछ ए तो बी है ना, जहां पे बी आ रहा है उस इसका मतलब ए में से कुछ पोर्शन बी है, दैट इज करेक्ट। सो सम ए आर बी। ऑफ कोर्स इसमें दूसरी इंफॉर्मेशन भी आ रही है कि ऑल बी आ रही है, वो भी आ रही है, तो वो एडिशनल डिटेल है, राइट। इसीलिए इसको एबीडी बोल रहे हैं। बीबीडी तो यही है, लेकिन एबीडी तो ये भी हो सकता है क्योंकि हमें एक्स्ट्रा डिटेल मिल रही है, लेकिन ये वाली डिटेल तो मिल ही नहीं कि भाई कुछ ए तो बी है, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है तुम सोचे कि बी को खोल देते हैं सर, बी को खोलेंगे तो बेटा बी के अंदर ही आ जाएगा, तो ये वाला बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी तो ये वाली बात तो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? सम ए आर बी। क्या ये बात सही है या नहीं? नहीं सर, यहां पे तो ऑल ए आर बी आ रहा है। बिल्कुल सही है बेटा, यहाँ पे क्या आ रहा है? ऑल ए आर। अब ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूं। यहाँ पे ऑल ए आर बी आ रहा है, ठीक है। मैं पूछ रहा हूं क्या सम ए आर बी सही है यहाँ पे या नहीं? इसको समझने के लिए एक सिंपल सा स्टेटमेंट समझो। मैंने बोला कि भाई all students are intelligent, all students are intelligent। अगर मैं ये आपको बात बोलता हूं तो क्या इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि some students are intelligent? निकलता है। मैंने बोला भाई सारी स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, तो डेफिनेटली सम स्टूडेंट तो इंटेलिजेंट है। लेकिन अगर मैं बोलूं सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो क्या ये मतलब निकलता है ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट? नहीं निकलता, ठीक है। तो अगर बेटा कोई आपको ये वाला वेन डायग्राम बना के देखी भाई ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो उसका मतलब डेफिनेटली क्या निकलेगा कि सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, ठीक है। यहाँ पे किसका वेन डायग्राम बनाया हुआ है? ऑल ए आर बी, तो डेफिनेटली सम ए आर बी। जब सारे ही ए बी हैं तो कुछ ए तो बी है ही, तो इसका मतलब इससे ये कंक्लूजन तो आता ही आता है, एडिशनल कंक्लूजन भी आता है, लेकिन ये तो आता है, तो इसलिए सही है, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट एबीडी, दिस इज द सेकंड एबीडी। अब तुम ये भी तो सोच सकते हो कि सर इन दोनों को इतना खोल दें कि दोनों बराबर हो जाए। बिल्कुल हो सकता है, तो ऐसा भी तो बन सकता है। क्या इस इंफॉर्मेशन से ये बात सही आती? सम ए आर बी बिल्कुल आती भाई। जब ए और बी एक ही सर्कल है, मतलब इंटेलिजेंट और स्टूडेंट्स का एक ही सर्कल है, तो ये तो बोल ही सकता हूं दैट सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, और ये भी बोल सकता हूं सम इंटेलिजेंट आर स्टूडेंट्स। कुछ भी बोल सकता हूं। क्या क्या बोल सकता हूं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं वो इंपॉर्टेंट है, तो बोल सकता हूं। तो इसका मतलब ये भी ऑल्टरनेट वेन डायग्राम। सो सी एक ही बीवीडी के 3 एबीडीज बन सकते हैं सम में, डिपेंडिंग ऑन किस सर्कल को कितना खोल रहे हो। समझ आई? इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं, अब ये मत बोला सर ने ऐसा सिखा दिया, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला कि सम का मतलब ऑल होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन ऑल का मतलब सम होता है, ये बिल्कुल सही, कि अगर ऑल ए आर बी है तो सम ए आर बी तो डेफिनेटली है। तो अब तुम कहोगे सर तो फिर आपने सम से ऑल कैसे सही कर दिया? बेटा अपन सम से ऑल सही नहीं कर रहे, ये मैं ये बोल ही नहीं रहा हूं कि ये सब सही है। सही कौन सा है? ये सब क्या है? पॉसिबिलिटीज है, ये सब भी हो सकते हैं। अगर ये होगा तो ये सही है, तो इसका मतलब ये इसका अल्टरनेट वेन डायग्राम हो सकता है।
समझ आई बात? गलत चीज मत समझना, ठीक है। थर्ड वन, नो ARB। नो ARB का BVD तो हमने बनाई था, डिसजॉइंट होते हैं। अब डिसजॉइंट में तो हम किसी को भी कितना भी खोलें, ये दोनों मिल तो सकते ही नहीं, तो फिर इसका कोई भी AVD पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर मैंने इनको इतना खोला कि ये मिल गए तो फिर तो बेटा ये स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा ना, नो ARB। और कभी भी AVD में ये स्टेटमेंट गलत नहीं होना चाहिए, जो ओरिजिनल स्टेटमेंट। तो इसीलिए जो नो वाला स्टेटमेंट है उसका कोई भी AVD पॉसिबल नहीं, ठीक है। लास्ट वाला क्या होता है, सम या नॉट बी। सम या नॉट बी का BVD हमने ये बनाया था, ये वाला शेडेड कर दिया था। अब इसका अगर तुम AVD बनाओगे तो ये हो सकता है कि भाई मैं इसको बाहर निकाल दूं, इसको बाहर निकाल दूं तो A और B डिसजॉइंट हो जाएंगे। अब अगर A और B डिसजॉइंट हो गए तो क्या ये बात सही है, सम या नॉट बी? बिल्कुल सही। भाई मैंने बोला नो ARB, तो ऑब्वियसली सम या नॉट बी। अगर मैं बोल दूं कि भाई नो स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, तो डेफिनेटली सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट, ये बात तो सही है। तो अगर मैं ये बोलता हूं तो ये डेफिनेटली सही आता है, इसीलिए ये इसका पॉसिबल वेन डायग्राम हो सकता है। ये तो BVD है ही, ये पॉसिबल वेन डायग्राम हो सकता है। आई बात समझ में? 3-4 बार इसको पढ़ेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा, क्लियर है। और बैठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर ये सब चीजें जब मैं क्वेश्चन में लगाऊंगा तो वहां पे फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तो वो चीज गलत है। पहले इसीलिए अपन बेसिक समझ रहे हैं, क्वेश्चन पे तो आया ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन जब करेंगे तो ये चीज फटाफट लगाएंगे। वहां ये सारी रामायण नहीं गाने वाले कि बेटा ये बनाया तो ये सही हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब अपने आप तुम्हें पता होना चाहिए भाई ये बनाया तो ये सही हो सकता है, ठीक है। ऑलराइट, तो बेटा ये बात हो गई हमारी वेन डायग्राम्स की, कि सिलॉक्स प्रॉब्लम कैसा दिखता है, ठीक है, उसके क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या क्वांटिफायर्स होते हैं, और वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं और कितने टाइप्स के वेन डायग्राम हम बना सकते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। नाउ अब आते हैं हम कि भाई सवाल अगर हमारे सामने आया तो सवाल सॉल्व करने के लिए हमें क्या टेक्निक्स लगानी, ठीक है। सो नेक्स्ट यू नोट डाउन द टिप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब हमारे सामने कोई सवाल आएगा तो व्हाट आर द टिप्स टू बी केप्ट इन माइंड, ठीक है। तो ये 3 टिप्स हैं जो आपको हमेशा दिमाग में रखनी सिलॉक्स प्रॉब्लम में, और जिस ऑर्डर में लिखी है उसी ऑर्डर में दिमाग में रखनी। ये नहीं कि पहला तीसरा वाला पॉइंट लगा देंगे फिर दूसरा फिर पहला, नहीं, पहले फर्स्ट पॉइंट लगाना है फिर सेकंड फिर थर्ड, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा है, ठीक है। पहला पॉइंट डायरेक्ट कंक्लूजन। अगर मेरे को कोई स्टेटमेंट्स दे रखे हैं उसने 2, 3, 4 जितने भी, और उसके बाद कुछ कंक्लूजन दे रखे हैं, अगर मुझे इनमें से कोई डायरेक्ट कंक्लूजन दिख जाता है तो मैं सीधा टिक कर दूंगा, वेन डायग्राम बनाए बिना, ठीक है। ध्यान से समझो, ऑल ARB ये सब पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऑल ARB अगर मैं कभी भी बनाता हूं वेन डायग्राम, तो हमने अभी देखा था कि उसका डायरेक्ट कंक्लूजन निकलता है सम ARB। अगर आपने वेन डायग्राम बनाया ऑल ARB, मतलब A किसके अंदर बेटा, B के अंदर, ठीक है। ये वेन डायग्राम हुआ इसका BVD, ठीक है। इस BVD से ये कंक्लूजन आता है कि नहीं आता है कि सम ARB, डेफिनेटली आता है। ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, यानी सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, ठीक है। ये भी तो आता है दैट सम BR, B का कुछ पोर्शन A है, इसका मतलब सम BR A भी सही है। तो इसीलिए कहीं भी लिखा हो ऑल ARB तो उसका डायरेक्ट कंक्लूजन क्या होता है, सम ARB सम BR, दोनों सही, बिना कोई वेन डायग्राम बनाए डायरेक्ट टिक कर, ठीक है। दूसरा, सम ARB अगर कहीं भी लिखा है, जैसे सम ARB है तो सम ARB का वेन डायग्राम तुम ऐसा बनाओ, ठीक है। अब सम ARB है तो डेफिनेटली सम BR आल्सो है, B का भी तो कुछ पोर्शन A से मिलता है, तो इसलिए इसका डायरेक्ट कंक्लूजन क्या है बेटा, सम BR। मतलब अगर मेरे को ये स्टेटमेंट दे रखा है और ये कंक्लूजन दे रखा है तो मैं सीधा टिक कर दूंगा, डायरेक्ट कंक्लूजन, कोई और दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तीसरा, नो ARB। नो ARB का तो तुम ऐसा बनाओगे ना, A और B डिसजॉइंट, तो मैंने बताया ही था कि नो ARB मतलब नो BR आल्सो, तो इसका डायरेक्ट कंक्लूजन ये होता है। तो अगर मेरे को स्टेटमेंट में लिखा है नो ARB और कंक्लूजन में लिखा है नो BR तो मैं डायरेक्ट टिक कर दूंगा, समझ आए। इनके अलावा कोई भी डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं होता है। इसके अलावा ये नहीं अपने मन से कुछ गढ़ लिया कि ऑल ARB है तो ऑल BR भी सही हो गया, नहीं, जितना लिखा है उतना ही सही। इनमें से कोई दिखेगा डायरेक्ट टिक कर दो, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। तो सबसे पहले आपने देखा स्टेटमेंट, कंक्लूजन, इनमें से कोई आ रहा है टिक कर दिया। अब आगे बढ़ गए सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है बेटा, रिजेक्शंस। ये तो हो गए कि कौन से सही हो सकते हैं, अब वो हो गए जो कौन से गलत हो सकते हैं, उनको रिजेक्ट कर दो, फिर असली काम पे आएंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें इन दो से काम हो जाता है, वेन डायग्राम की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन मान लिया, उसमें इन दो से काम हो जाएगा। देखो फर्स्ट, इसमें 2 पॉइंट ध्यान रखना है। पहला पॉइंट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कैन नॉट गिव अ नेगेटिव कंक्लूजन एंड वाइस वर्सा। अब तुम देखोगे पॉजिटिव नेगेटिव क्या है सर, तो बेटा देखो हमने क्वांटिफायर्स लिखे थे, क्या क्या क्वांटिफायर्स लिखे अपन ने,
ऑल, सम, नो एंड सम नॉट। इसमें से ऑल और सम कैसे स्टेटमेंट्स होते हैं बेटा? पॉजिटिव, क्योंकि ऑल और सम क्या दिखाते हैं? अफर्मेशन दिखाते हैं, पॉजिटिविटी दिखाते हैं कि हाँ कुछ है या सारे हैं। जबकि नो और सम नॉट क्या दिखाते हैं? नेगेटिविटी दिखाते हैं। नो मतलब कोई भी नहीं, सम नॉट मतलब कुछ नहीं है। नहीं वर्ड जा भी आ गया मतलब नेगेटिविटी। ठीक है, तो इसलिए नो और सम नॉट कैसे स्टेटमेंट्स होते हैं? नेगेटिव, और ऑल और सम कैसे होते हैं? पॉजिटिव। तो अगर मैं यहां लिखता हूं कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कैन नॉट गिव अ नेगेटिव कंक्लूजन, मतलब अगर मेरे पास 2, 3 या जितने भी स्टेटमेंट्स है वो सब पॉजिटिव, मान लो पॉजिटिव मतलब समझ गए, उनमें क्वांटिफायर कौन सा होगा? ऑल या सम। मान लो स्टेटमेंट सारे ऐसे हैं जिनमें ऑल या सम आ रहा है, नेगेटिव कुछ आई नहीं रहा, और कंक्लूजन ऐसे हैं जिनमें नेगेटिव आ रहा है, तो वो तो सीधा सीधा गलत हो गए। कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन हो ही नहीं सकता। समझ में आई बात? ठीक है भाई, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता ना कि इसका वेन डायग्राम ये बन जाए, पॉसिबल ही नहीं। तो इसलिए पॉजिटिव का कंक्लूजन कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, एंड वाइस वर्सा, नेगेटिव का कंक्लूजन पॉजिटिव नहीं हो सकता। इसका वेन डायग्राम ये नहीं बन सकता, कितने ही एबीडी बना लो, इसका ये नहीं बन सकता, इसका ये नहीं बन सकता। तो इसीलिए पॉजिटिव स्टेटमेंट्स का कॉम्बिनेशन कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं देगा, एंड वाइस वर्सा, नेगेटिव का कॉम्बिनेशन पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं देगा। समझ में? इसको कैसे यूज करेंगे? क्लियर हो गया कि भाई मेरे को बहुत सारे स्टेटमेंट दिए, सारे पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन में जो जो भी नेगेटिव आ रहा है, मतलब जिसमें नो या सम नॉट लिखा है, वो तो मैं वैसे ही रिजेक्ट कर दूंगा, वो आंसर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है इसमें? कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट्स कैन ओनली गिव अ नेगेटिव कंक्लूजन। दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि मान लो मेरे पास कुछ स्टेटमेंट पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव है, और उनको कंबाइन करने से आंसर आ रहा है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव को कंबाइन करने से हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन ही आ सकता है, पॉजिटिव आ ही नहीं सकता। तो इसलिए जो भी पॉजिटिव होंगे उनको रिजेक्ट करें। समझ में? अब ये कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है वो अब अपन इस एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल। मैंने आपको 2 स्टेटमेंट दिए और 4 कंक्लूजन दिए। S1 S2 आर स्टेटमेंट्स, C1 C2 C3 C4 आर कंक्लूजन्स। ठीक है, राइट? कोरोना काल चल रहा है, ठीक है, तो कोरोना पे एक अपन ने 2 स्टेटमेंट लिखे। देखो, ऑल कोरोना आर वायरस। स्टेटमेंट 2 क्या है? नो वायरस आर बैक्टीरिया। 2 स्टेटमेंट दे दिए। अब 4 कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन, ऑल वायरस आर बैक्टीरिया। दूसरा, सम वायरस आर कोरोना। तीसरा, नो बैक्टीरिया आर वायरस। चौथा, सम कोरोना आर बैक्टीरिया। ठीक है, अब कैसे चेक करेंगे? तो बेटा सबसे पहले फर्स्ट डायरेक्ट कंक्लूजन, ऑल कोरोना आर वायरस। पहला स्टेटमेंट पढ़ो, ऑल ARB। इसका डायरेक्ट कंक्लूजन सम ARB और सम BRA होता है। सर्च करो क्या कंक्लूजन्स में इन दोनों में से कुछ लिखा हुआ है, यानी ऑल कोरोना आर वायरस का डायरेक्ट कंक्लूजन क्या होगा बेटा? सम कोरोना आर वायरस। क्या यहां पे कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। दूसरा क्या होगा? सम वायरस आर कोरोना। क्या यहां पे कहीं आ रहा है? देखो दूसरा वाला, देखो, सम वायरस आर कोरोना, तो ये तो सही हो गया, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कंक्लूजन। ऑल कोरोना आर वायरस का डायरेक्ट कंक्लूजन है सम वायरस आर कोरोना, सो दिस इज करेक्ट। ठीक है, कोई वेन डायग्राम नहीं बनाना। ऑलराइट, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, नो वायरस आर बैक्टीरिया। देखो, नो ARB डायरेक्ट कंक्लूजन, नो BRA, मतलब नो वायरस आर बैक्टीरिया का डायरेक्ट कंक्लूजन क्या होगा बेटा? नो बैक्टीरिया आर वायरस। क्या यहाँ पे कहीं लिखा है? देखो तीसरा, नो बैक्टीरिया आर वायरस। करेक्ट, बड़े आराम से। ठीक है, 2 तो सही हो गए। अब रही बात 2 की, पहली स्टेप खत्म, इसके अलावा कोई स्टेटमेंट है नहीं मेरे पास। अब आ जाओ दूसरे पे, रिजेक्शन। क्या कोई रिजेक्शन हम कर सकते हैं? लेट्स सी। ठीक है, अब देखो, पढ़ो फर्स्ट कंक्लूजन जो है, कंक्लूजन पे ध्यान दो, क्योंकि कंक्लूजन को रिजेक्ट करना है। कंक्लूजन में वायरस और बैक्टीरिया है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट कौन आ रहा है? वायरस बैक्टीरिया। वायरस किधर है? ये वायरस, ये बैक्टीरिया, दोनों एक ही स्टेटमेंट में आ रहे हैं। ध्यान से समझना, दोनों एक ही स्टेटमेंट में आ रहे हैं, मतलब यहां पे कॉम्बिनेशन करने की जरूरत ही नहीं, यहां पे एक ही स्टेटमेंट है। कॉम्बिनेशन कब करना पड़ेगा बेटा? जैसे अगर मेरे को कोरोना और बैक्टीरिया को रिलेट करना है तो मेरे को कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 अलग अलग स्टेटमेंट में आ रहे हैं, मतलब मेरे को S1 S2 को कंबाइन करना पड़ेगा, तभी तो मेरे पास कोरोना और बैक्टीरिया में रिलेशन आएगा। ठीक है, तो अगर मेरे को 2 सब्जेक्ट प्रेडिकेट में रिलेशन लाना है तो मेरे को ये देखना है कितने स्टेटमेंट को कंबाइन करना है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। 1 को करना है, 2 को करना है, 3 को करना है, एंड सो। यहाँ पे मेरे को एक ही से काम चल जाएगा, क्योंकि इस वाले में भी वायरस बैक्टीरिया, इस वाले में भी वायरस बैक्टीरिया, तो एक से ही काम चल गया। ठीक है, तो ये रूल तो अभी भी ट्रू है, भले एक कॉम्बिनेशन हो तो भी ट्रू है, एक स्टेटमेंट होगा तो भी ट्रू है। ठीक है, तो अब ध्यान से समझो, ये जो दूसरा स्टेटमेंट है तुम्हारा जिसमें वायरस बैक्टीरिया आ रहा है, ये कैसा स्टेटमेंट है? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि यहां नो आ रहा। मैंने बोला था कि नेगेटिव का कंक्लूजन पॉजिटिव नहीं आ सकता, पॉजिटिव का कंक्लूजन नेगेटिव नहीं आ सकता।
नेगेटिव का कंक्लूजन पॉजिटिव नहीं आ सकता है, यहां पे पॉजिटिव लिखा है ना ऑल, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, इसको देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है। ऐसा नहीं कि ये एक तो सेम आ गया और ये अलग आ गया, फिर तो कंबाइन करना पड़ेगा, फिर अलग गणित चलेगी। अभी तो एक ही है और वो नेगेटिव है और यहां पॉजिटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव आ ही नहीं सकता, इसलिए रिजेक्ट करो। ठीक, नाउ वी आर लेफ्ट विद द फोर्थ वाले में बेटा सब्जेक्ट प्रेडिकेट कौन है? कोरोना और बैक्टीरिया। अब देखो कोरोना यहाँ है, बैक्टीरिया यहाँ, तो उसके लिए तो दोनों स्टेटमेंट जोड़ने पड़ेंगे ना, ठीक है। अब जोड़ने पड़ेंगे तो फिर वही नियम आ गया भाई हमारा, जो भी हमने यहाँ लिखा था। अब देखो दोनों को अगर जोड़ना है तो ये वाला स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव, ऑल मतलब पॉजिटिव। दूसरा कैसा है? नेगेटिव। मैंने क्या लिखा है दूसरा रूल? पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ने पे हमेशा नेगेटिव ही आ सकता है, पॉजिटिव तो आ ही नहीं सकता। पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ने पे नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव नहीं आ सकता। ये कैसा है? सम कोरोना और बैक्टीरिया कैसा स्टेटमेंट है? पॉजिटिव। पॉजिटिव आ ही नहीं सकता तो ये भी गलत है, पॉजिटिव आ ही नहीं सकता तो ये गलत। तो आंसर क्या हुआ मेरा? सेकंड और थर्ड सही है, बाकी सब गलत है। वेन डायग्राम बनाया क्या मैंने? नहीं बनाया, जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसा इसका नहीं हर क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा सवाल आ जाए तो कहां जरूरत है। इसीलिए मैं कह रहा हूं क्रोनोलॉजिकली फॉलो करो, पहले डायरेक्ट कंक्लूजन ढूंढो, जो है उनको सही लगा दो, फिर आप ढूंढोगे रिजेक्शन में जो गलत हो रहे हैं उनको हटा दो, उसके बाद जो बचेंगे उनको हम वेन डायग्राम से सॉल्व कर लेंगे, अगर बचेंगे तो। नहीं बचेंगे तो खत्म। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद जो बचेंगे उनको सॉल्व करने के लिए वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम में वी मे हैव टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट कंक्लूजन, सॉरी, वन इज श्योरिटी बेस्ड, द अदर इज पॉसिबिलिटी बेस्ड। पहले भी देखा हमने। तो अब दोनों में टेक्निक क्या लगानी है? तुमको एक मैंने एग्जांपल दिया था कि फाउंडेशन का पेपर दे, चारों पेपर में पास हो गए तो श्योरिटी बेस्ड वाले को चारों में पास होना है, जबकि पॉसिबिलिटी वाले को एक में पास होना है। ये बताया? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये निकला कि श्योरिटी बेस्ड वाला अगर कंक्लूजन है, कैसे पहचानेंगे सर श्योरिटी बेस्ड है कि? बेटा कॉपुला इज या आर है मतलब श्योरिटी बेस्ड, और कॉपुला अगर मे बी, कैन बी, माइट भी है तो पॉसिबिलिटी बेस्ड। ठीक है, तो पहचानने के बाद क्या करोगे? अगर श्योरिटी बेस्ड वाला कंक्लूजन है और आपको वेन डायग्राम वाली स्टेप तक आना पड़ गया, तो फिर इट मस्ट बी ट्रू इन ऑल वेन डायग्राम्स। इट मस्ट बी ट्रू इन ऑल वेन डायग्राम, मतलब उसको सभी एग्जाम में पास होना जरूरी। यहां पे एग्जाम कौन है? वेन डायग्राम। तो ऐसा नहीं कि भाई तुमने पहला वेन डायग्राम बना लिया बीबीडी और उसमें सही हो गया मतलब हमने उसको टिक कर दिया, नहीं। एक टिक का मतलब नेक्स्ट एवीडी, उसमें भी टिक का मतलब नेक्स्ट एवीडी, एवीडी 2, उसमें भी टिक का मतलब नेक्स्ट एवीडी। जितने एवीडीज बन सकते हैं सब बना के अगर सब में टिक हो गया तो वो स्टेटमेंट सही होगा। बहुत ध्यान से समझना है, यही गलती सारे स्टूडेंट करते। किसी एक में सही आ गया तो सही है, इसमें तो सही आ रहा है ना, तो सही कर दिया। बेटा इसमें सही आ रहा है पर अगर किसी और में गलत आ गया, इसका मतलब वो हमेशा सही नहीं है, फिर वो कभी सही है कभी नहीं। लेकिन कभी सही कभी नहीं श्योरिटी नहीं हो सकती। ठीक है, तुम तो बस उस वाले एग्जाम्पल को याद रखो, सारे एग्जाम में पास होना जरूरी है। एक टिक आने का मतलब टिक नहीं हुआ, एक टिक आने का मतलब नेक्स्ट टिक, नेक्स्ट टिक, नेक्स्ट टिक। जब तक सारे टिक नहीं हुए तब तक उस कंक्लूजन को टिक मत करना। किसमें? श्योरिटी बेस्ड। तो फिर बेटा बेटर ये हुआ ना कि भाई जब इस बंदे को सारे ही टिक लेने के बाद हमें टिक लगाना है, तो इससे बढ़िया मैं रिवर्स स्ट्रेटेजी लगाऊं, मैं इसमें एक क्रॉस ढूंढ लूं, सर्च फॉर अ क्रॉस। अगर आपको एक क्रॉस मिल गया तो फिर डेफिनेटली क्रॉस हो गया, क्योंकि अगर वो एक एग्जाम में फेल हो गया तो फिर वो फेल ही है, फिर बाकी एग्जाम वो दे नहीं दे, पास हो नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में? तो मेरे को क्या 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 स्ट्रेटेजी मेरे लिए बेटर है, ये एक क्रॉस निकालना या बहुत सारे टिक निकालना? एक क्रॉस निकालना। तो मैं हमेशा क्या करूंगा, श्योरिटी वाले में उल्टा वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा। जो उसने बोला है उसका उल्टा वेन डायग्राम बन सकता है क्या, ये कोशिश करूंगा। अगर बन सकता है मतलब कि वो स्टेटमेंट गलत हो गया, और वो स्टेटमेंट गलत होते ही उस कंक्लूजन को मैं गलत कर दूंगा। सो वन क्रॉस इंप्लाइज क्रॉस बट वन टिक डज नॉट इंप्लाई टिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है जो श्योरिटी के लिए याद रखना है। ठीक से नोट कर लेना। श्योरिटी वाला कंक्लूजन है वन टिक इंप्लाइज नेक्स्ट टिक, इंप्लाइज नेक्स्ट टिक, इंप्लाइज नेक्स्ट टिक। जब तक सारे नहीं हो जाए टिक नहीं लगाना। वन क्रॉस इंप्लाइज क्रॉस, तो क्रॉस पे जाना बेटर है।
दिस इज द ट्रिक, ठीक है। पॉसिबिलिटी वाले में क्या होगा बेटा, पॉसिबिलिटी तो क्या होता है कि हो सकता है, अब हो सकता है मतलब इट मस्ट बी ट्रू इन एटलीस्ट वन बीवीडी, किसी भी एक वेन डायग्राम में ट्रू होना चाहिए, भले वो बीवीडी हो या एवीडी हो। किसी भी एक वेन डायग्राम में अगर हमारा कंक्लूजन सही हो गया, मतलब फॉलो कर गया, दैट मीन्स सही हो गया। तो यहां पे टिक इंप्लाइज टिक, यहां पे एक टिक इंप्लाइज टिक, किसी भी एक में टिक आ गया मतलब करेक्ट। तो इसमें आप क्या ढूंढोगे, वो वाला वेन डायग्राम ढूंढोगे जिसमें ये सही है, और इसमें आप क्या ढूंढोगे, वो वाला वेन डायग्राम ढूंढोगे जिसमें गलत है, क्योंकि सही में तो बहुत सारे ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। और हमें पता भी नहीं रहेगा भाई हमने सारे बनाए कि नहीं बनाए, हो सकता है कोई छूट गया, राइट। तो इसलिए इसमें कौन सी स्ट्रेटेजी, रिवर्स स्ट्रेटेजी, इसमें कौन सी स्ट्रेटेजी, नॉर्मल स्ट्रेटेजी। आगे समझ में।